नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम जयंती की दी बधाई। कहा, चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 24 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा आगमन। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हरियाणा में 5,500 एक्टिव मरीज, 10 से ज्यादा जिले बने हॉटस्पॉट। और अब समाचार विस्तार से। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम जयंती की सभी देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि परम तपस्वी परशुराम जी ने आज्ञाकारिता, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा हासिल की और दया, करुणा भाव के साथ न्याय का पक्ष लेते हुए बुराई का अंत कर संसार में धर्म पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। डीसी कर्नल अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार सावन के नेतृत्व में जिले के अधिकारियों की टीम ने एनडीआरआई का दौरा किया और 24 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एडवांस सिक्योरिटी लायंस टीम भी मौके पर मौजूद रही और इस दौरान राष्ट्रपति को करनाल लाने वाले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में भी सेफ लैंडिंग का ट्रायल किया गया। बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 24 अप्रैल को एनडीआरआई के सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और संस्थान से डेयरी इंजीनियरिंग कर चुके छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर डीसी अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार सावन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी ड्यूटी में कोताही न बरते और अपना 100% इनपुट देकर सभी तैयारियां समय रहते मुकम्मल करें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया की ओर से देश भर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर में शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और ई मोबिलिटी आदि करीब 400 सेवाएं दी जा रही हैं। अब घरोंडा की एक शिक्षण संस्था के साथ मिलकर देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी घरोंडा के बस्ताड़ा में स्थापित करने की तैयारी है। नागरिक उड्डयन की ओर से एक टीम ने घरोंडा के संस्थान का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सीएससी उड़ान अकादमी के केशव सिंगल ने बताया कि टीम की स्वीकृति मिलने के बाद इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और यह देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी होगी। सीएससी उड़ान अकादमी के स्थापना आरपीआई आईटी बस्ताड़ा की संस्था केशव उड़ान अकादमी और सीएससी मिलकर कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ड्रोन का समय है और इसलिए ड्रोन संचालकों की अत्यधिक जरूरत पड़ने वाली है। ड्रोन का जो है आजकल एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इस्तेमाल हो गया और जैसे आप लोग देखते आ रहे हैं कि ड्रोन के ऊपर हरियाणा सरकार भी काफ़ी गंभीर है और करनाल के अंदर एक हरियाणा सरकार का ड्रोन का सेंटर खुल भी चुका है और एक भारत सरकार जो सीएस उड़ान एकेडमी है वो भी अपना यहाँ सेटअप करने जा रही है। तो उनका इंस्पेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, तो इंस्पेक्शन के बाद आरपीटी ओपन हो जाएगा। तो खेतीबाड़ी के लिए जो एग्री ड्रोन के पायलट्स हैं उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा के किसानों को 2 सेंटर मिल जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। आज दुनिया भर में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है जो रमजान के पवित्र महीने के पूरे होने पर मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। कालका में भी हाफिज मोहम्मद सर-राशिद अहमदादी इमाम जामा मस्जिद कालका ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई। इस दिन लोगों ने शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगी और काफी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं व 11वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने स्कूल के द्वारा छात्र छात्राओं के एग्जाम के अंक ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी कर दिया है। जिस स्टूडेंट्स के नंबर अपलोड नहीं किए जाएंगे उसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंध राजकीय स्कूलों, गुरुकुलों, विद्यापीठों के 9वीं और 11वीं की शैक्षिक सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं के सालाना एग्जाम के नंबर 24 अप्रैल से 8 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किए जाने हैं। हरियाणा में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जल्द आएगा।
संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के पहले हफ्ते में बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की ओर से विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का रोज निरीक्षण कर सकते हैं। हरियाणा में केस घटने के बाद फिर से संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। प्रदेश में महामारी के 24 घंटे में 1348 नए केस सामने आ गए हैं। इसी के साथ अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5468 पर पहुंच गई। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 13.82% पहुंच गई। वहीं रिकवरी दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। चिंता की बात यह है कि अब संक्रमित घरों के अलावा अस्पतालों में भी लोग भर्ती हो रहे हैं। राज्य के अस्पतालों में इन दिनों 68 मरीज भर्ती हैं और हरियाणा के 10 से ज्यादा जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। इनमें गुरुग्राम सबसे टॉपर है। राहत की बात यह है कि अधिकतर मरीज 2 से 3 दिन में ठीक हो रहे हैं और मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से एक बुलेरो गाड़ी, 10 किलोग्राम तांबा कॉइल व एक टूल किट बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टीम ने आरोपियों को माननीय न्यायालय से 17 अप्रैल को 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। इस दौरान जांच में खुलासा हुआ कि चारों आरोपी आपस में दोस्त हैं और इस गिरोह का मास्टरमाइंड आरोपी धर्म सिंह है। आरोपी दिनेश कबाड़ी का काम करता है और बाकी आरोपियों के साथ ट्रांसफार्मर चोरी भी करवाता है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी नशा करने के आदी हैं और अमीर बनने के चक्कर में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल दिन में रैकी करते हैं और रात को ये वारदात करते हैं। रात को ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं, बिजली को काट के और फिर नीचे गिरा के ट्रांसफार्मर को टूल से खोल के, अगर नहीं तो किसानों के खेतों से। कौन कौन है आरोपी सर ये? इसमें आरोपी है चार आरोपी हैं, चारों निशंक के हैं। एक दिनेश है और अजय, दिनेश, अजय, धर्म सिंह और पवन, चारों निशंक के हैं। और इसमें ये कबाड़ी का काम भी करता है दिनेश उर्फ रिंकू, ये कबाड़िया काम करता है। निशंक का है। कितनी एफआईआर दर्ज है? कितनी इसके एफआईआर वारदात है 40, एफआईआर है 31 जी। ये तो कहाँ चोरी की वारदात को अंजाम? ये निशंक के एरिया में है और मुणक के एरिया में है। निशंक में 11 है, मुणक में 14 है। कैसे अंजाम देते थे वारदात को? अंजाम रैकी करके और चिन्हित कर लेते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर को रात बरामदगी हुई है इनसे 175 किलो कॉयल तांबे की और 50 किलो लोहा पत्ती और एक बोलेरो गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल और टूल। हाँ, बोलेरो गाड़ी। कोई और साथी नहीं है सर? न और साथी नहीं। पहले क्या करते थे सर इसका? जो कुछ ये जैसे वारदात करते थे क्या करते थे? फिर ये 500-600 रुपए किलो इनका बिकता है, वो बेचते थे, फिर आपस में पैसे बांट लेते। किसको बेचते थे सर ये दिनेश को। दिनेश कबाड़ी का काम करता है। कबाड़ी का? हाँ, कबाड़ी है नरेश। किस वजह से वारदात को अंजाम देते थे? ये बस अपने नशे की पूर्ति के लिए और अब पैसे कमाने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए। बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर है, बिजली विभाग के भी, किसानों के भी, मतलब उनके माध्यम से कोई सेल्फ में लगा लेता है ट्रांसफार्मर को, बिजली विभाग से तो रेकी करते थे सर? रेकी करते हैं। रोहतक जिले के गांव मदीना में मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस पर 4 बहनें इस घर में रहती थी और इन बच्चियों के सिर से पहले ही माँ बाप का साया उठ चुका है और अब घर जलने से चारों बहनों के सिर पर छत भी नहीं रही। वहीं चारों बहनों की मदद के लिए महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मसीहा बनकर आ गए हैं। बलराज कुंडू को जैसे इन बहनों के घर जलने की खबर लगी तो वे गांव में घर जलने के जायजा लेने खुद पहुंच गए और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इन मासूम बच्चों के सिर पर माँ बाप का साया भी नहीं है, बलराज कुंडू ने खुद से आर्थिक मदद के तौर पर घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और इनकी पढ़ाई का खर्च के रूप में 5000 रुपए महीना और शादी के लिए मदद का आश्वासन भी दिया है। बेचारे इनके साथ तो भगवान ने पहले भी अन्याय कर रखे इन बच्चों के साथ। इनके सर से माँ बाप का साया दोनों उठ चुका है और ये गांव वालों की मदद से ही अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना वो कर रही थी। देख के बड़े दुख की बात है। सरकार के पास भी हम कोशिश करेंगे, जो सरकार देश के इसका केस भिजवाएंगे मैं अपनी तरफ से। फिलहाल इमीडिएटली इनका घर इनकी ज़रूरत है तो मैंने अपनी तरफ से इनका घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए और इन बच्चों की पढ़ाई के लिए 5000 रुपये महीना जो इनके खर्चे के लिए मैंने अनाउंसमेंट की है। और आगे जब इनकी शादियाँ होंगी, इनकी शादियों को भी मैंने अपनी तरफ से मैं इनकी शादियाँ कराऊँगा। आज नहीं है तो एक किस्म से ये बच्चियों का मन हाथ नहीं समझने देंगे, इनके माँ बाप का साया नहीं है। मैं अपनी
हल्के का विधायक होने के नाते भी इन बच्चियों को गोद लेकर कोशिश रहेगी इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा या तकलीफ़ ना हो और इनका जीवन जो है आगे अच्छी पढ़ाई करें और अपने जीवन में आगे कामयाब रहें। इसी उसके साथ में पूरे गांव का सहयोग प्यार साथ भी आप देख रहे हैं, सब बहुत दिल से जो है ना सबको दुख है इस बात का और सब इनको अपनी बेटी की तरह मानकर जो है ना इनके साथ खड़े हैं। तो यही आज जो हमने इनको आज तसल्ली दी है, ये बच्चियाँ अपने आप को अकेला ना समझे और जल्दी ही इनका घर जो है ना 1-2 दिन में ही बनाना चालू करके इसको डिसमेंटल करके चालू करवा देंगे। इसके लिए आपके लिए शुक्रिया। लेकिन एक सवाल और है राजनीतिक जी, आपके हल्के में मदीना गांव में ही शमशान घाट पे अनाज पड़ा है, सबुरों में अनाज पड़ा है, हाईवे रोड पे अनाज पड़ा है, ऐसी स्थिति क्यों? ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये सरकार की कथनी और करनी का जो फ़र्क है ना उसको दर्शाता है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। आज किसान कितनी बुरी तरह परेशान कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, पोर्टल बंद पड़ा है। आधे से ज़्यादा लोग तो जो छोटे ज़मींदार हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखे वो चक्कर काट रहे हैं पोर्टल के लिए। और जिसकी 7-7 एकड़ की फसल है उसको मात्र 25 क्विंटल का जो है ना टोकन मिला है, वो कहाँ ले जाएगा बाकी अपने अनाज को? तो ये सरकार इस किसान को हरासमेंट के अलावा ये किसान ऐसे नहीं, किसान ये तो वैसे तो हर गरीब किसान मजदूर सब की जो है ना विरोधी सरकार है। भासो शुगर मिल में किसानों के बकाया पड़े 80 करोड़ से अधिक के भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय गन्ना एक्शन कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के मिल प्रबंधन के साथ हुई बैठक में तीखे सवाल उठाए गए और इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय गन्ना एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जसवीर सिंह जैनपुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे। रतन मान के नेतृत्व में इकट्ठे हुए किसानों ने भासो शुगर मिल के जीएम राज सिंह और गन्ना प्रबंधक करम सिंह के साथ गन्ने के भुगतान में हो रही देरी से लेकर किसानों की कई गंभीर समस्याओं पर बातचीत की। आज हमारे भारतीय किसान के क्षेत्र के सारे पदाधिकारी यहाँ मिल मैनेजमेंट से बात करी, क्योंकि ये महीना है, इतना किसान को मजदूर को पैसा चाहिए, बच्चों के एडमिशन, भारी सब्जी लाने, खेतों की ठेके देने, इस तरह का पैसे की ज़रूरत है। यहाँ पेमेंट किसानों की हो नहीं रही और अभी 4 दिन से सारी पेमेंट रुकी हुई है। इन्होंने कहा कि हम कल से वो पेमेंट जो रोजाना की होती है उसको शुरू कर देंगे और अभी ये कोई निश्चित तारीख नहीं बता पाए आज कि हम इस पेमेंट को टोटल पेमेंट को कब तक कर देंगे। यह पूरी मिल की मैनेजमेंट थी, इन्होंने अभी स्थिति साफ नहीं किया है। हम इनको बहुत कहा कि आप किसान के जल्द पैसे दो, कोई ये अभी इन्होंने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। कितने पैसे बकाया हैं? इन्होंने बताया कि हमें किसानों का 80 करोड़ रुपया आज तक बकाया है और जल्दी दे देंगे। जल्दी एक ही हमें सुना गया, जल्दी दे देंगे, लेकिन जल्दी की कोई तारीख तय नहीं। मैं किसानों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, ये अभी जल्दी पेमेंट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमने इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी अपील है सभी से। और अभी हमने अपनी मीटिंग करी, सारे साथियों ने मिलकर हमने ये निर्णय लिया है कि एक इसका दूसरा मुद्दा ये है कि अगर 14 दिन तक पेमेंट ना करे कोई भी शुगर मिल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे सरकारी सेक्टर की हो, तो 15% का ब्याज देना पड़ता है। अगर यहाँ इस मिल की भी अमाउंट का करें तो करोड़ों रुपये ब्याज का किसानों का बढ़ता है। यहाँ हमारे चाहे हमने बच्चे स्कूल में भेज रहे हैं, चाहे बिजली का बिल भरना, चाहे कर्जा भरना, देनदारी देनी, हमसे हर जगह ब्याज लिया जा रहा है और यहाँ नियम के बाद भी ब्याज देने की बात नहीं हो रही है। ये कहीं किसी हरियाणा में किसी मिल में कोई इस तरह का जो 14 दिन के बाद भुगतान होता है वहाँ ब्याज मिल रहा है? कहीं नहीं, ये दे नहीं रहे। जिसको देना है दबाने में मजा रहा है, वो क्यों देगा? तो इसके लिए हम इसी महीने की 28 तारीख को सभी मिलों पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ जितने एमडीज हैं, मिल के प्रबंधक हैं, एमडी हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे ब्याज के लिए भी और पेमेंट के लिए भी। और हम 15 मई तक का, हमारे ये जो क्षेत्र के साथी इन्होंने फैसला किया, 15 मई तक का इनको टाइम है फुल टोटल पेमेंट करने का 1200 मिल का। तो इन्होंने नहीं किया तो 15 तारीख को फिर यहाँ आंदोलन शुरू होगा, इनके दरवाजे पर आंदोलन होगा।
अंबाला में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश का सीधा असर किसानों की फसल पर पड़ रहा है। मंडियों में पड़ी फसलें भीग रही हैं और किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फसल का उठान करे ताकि उन्हें पेमेंट जल्द मिल जाए। किसानों ने बताया कि जब फसल खेतों में थी तब भी मौसम की मार की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ था और जब कट की मंडियों में आ चुकी है और तब भी धीमी उठान की वजह से उनकी फसलें भीग रही हैं। ऐसे में प्रशासन को उन्हें मुआवजा देना चाहिए और फसल उठान का कार्य जल्दी करना चाहिए ताकि उनकी पेमेंट उन तक जल्द पहुंच जाए। फसलें बर्बाद हो गई, 5-5 कुंटल तो कितों पड़ा, कंपाइन पूरा चक नहीं रही। पूरा सरकार जो बार दन्ना पड़ा पर का ये नहीं ठहरी। ये हड़ती कहाँ पे किस तरह हमारा ग्राम है इनू है तंग कर रहा। ठीक है जी, नुकसान तो हो रहा हमारा, ना अनाज भरया गया, दोनों भरया गया वो उठ नहीं रहा। फसलें बेटे जो 18-20 कुंटल हो रही थी ना, वो 5 से लेकर 7-8 कुंटल होगी। 4-5 कुंटल खेत में अब भी नहीं पड़ी कंपाइन की वड्डी, वो नीचे गिर गई, वो बाल उठ नहीं रही कंपाइन का। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार? मांग तो जो अभी ये चौधरी देवीलाल ले गया था 500 रुपये का ये मुआवजा दिया था उसने, तो चौटाला साहब 12-15 हजार में छूट गया था, वो 10-17 में छूट गया था। ये भी वो सरकार है का बीमा, ये जिसने लोन ले रखा उसका तो है बीमा, ये बीमा भरया जहा ना भरया जहा। तो जब पहली सरकार लोगों को मुआवजा दे थे, फसल का नुकसान दे थे, ये क्यों नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? बेटी की शादी का सामान लेने के लिए जा रहे एक पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घर में जहां बेटी की शादी को लेकर खुशी का माहौल था, वहीं पिता की मौत के बाद मातम में बदल गया। बेटी की शादी से पहले ही पिता दुनिया को छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद रिश्तेदार सगे संबंधियों में शोक की लहर दौड़ गई। गांव कालसी निवासी जगपाल बाइक पर सवार होकर जा रहा था और जैसे ही वह रायपुरा रोड पर जगदम्बा राइस मिल के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद जगपाल बुरी तरह से सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। ये जगपाल है, ये कालरा गाँव से है। इसकी लड़की की शादी थी अगले महीने में। ये अपने सामान लेने के लिए घरोंडा आए थे, जो जगदम्बा राइस मिल के पास कोई ट्रक चालक है, नंबर है उसका, तो उसमें इसको साइड मार कर गिर गया, जो वहीं पर मौके पर इनकी मौत हो गई थी। जो FIR दर्ज कर दी है, इसमें आगे कार्रवाई अमल में। पहले बाइकों के साथ टक्कर हुई थी सर? बाइक की नहीं हुई थी, सीधी उसको साइड लग मारी थी उसने। जो किस काम के लिए गए थे? ये लड़की की शादी थी इसकी अगले महीने, वो शादी का सामान लेने के लिए घरोंडा आए हुए थे। तो मौके पे मौत होगी? हाँ, मौके पे तो CHC घरोंडा देखे तो वहाँ पर इसको तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।